नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट थर्ड के पेपर प्रथम जो है, पेपर फर्स्ट जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसमें मैकियावेली पढ़ रहे हैं हम। मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार और मैकियावेली का राजनीति का धर्म व नैतिकता से पृथक्करण हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है मैकियावेली के शासन कला संबंधी विचार। शासन कला संबंधी मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक है प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, इन दोनों ही पुस्तकों में अपने शासन कला संबंधी जो विचार हैं उनको बहुत ही विस्तार से प्रस्तुत किया है और इन विचारों के माध्यम से उसने शासक को कुछ सलाह, कुछ सुझाव दिए हैं जिनके माध्यम से वो शासन करे और अपने राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करे और जो राज्य है उसमें शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। किस प्रकार एक राज्य शक्तिशाली राजा बन सकता है, कौन कौन से उसके उपाय अपनाए जाने चाहिए, इन बिंदुओं के ऊपर उसने अपने इन विचारों, शासन कला संबंधी विचारों में उल्लेख किया है। चलिए देखते हैं। मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में सर्वत्र यही बात परिलक्षित होती है कि किस प्रकार से राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया जाए और उसकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। उसने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए शक्ति की प्राप्ति, शक्ति का संरक्षण और शक्ति के प्रसार के कला के रूप में उल्लेख किया है। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राजनीति को धर्म तथा नैतिकता से पृथक किया तथा राज्य को लौकिक आधार पर स्थापित कर उसे मध्ययुगीन जड़ता से अलग किया। मध्ययुगीन जो जड़ता थी जिसमें राज्य चर्च या पोप के नियंत्रण में था, चर्च या पोप सर्वोच्च होती थी, राज्य के जो निर्णय होते थे उनमें चर्च और पोप का बहुत अधिक हस्तक्षेप था। इस जड़ता से मैकियावेली ने राज्य को अलग किया, लेकिन उसने राज्य के संबंध में किसी निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उसका संपूर्ण चिंतन इस बात पर आधारित है कि किस प्रकार राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाया जाए। इस कारण मैकियावेली का सिद्धांत राज्य का सिद्धांत न होकर राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत बन जाता है, जो कि सैद्धांतिक नहीं बल्कि एक व्यवहारिक राज्य है। यानी उसने राज्य के सिद्धांत की अपेक्षा उसने राज्य की सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है कि कैसे एक राज्य को सुरक्षित रखा जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसको एकताबद्ध रखा जा सके, एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। इस चीज़ पर उसने अधिक फोकस किया है। अपने शासन कला के विचारों में उसकी कृतियाँ डिस्कोर्सेस ऑन लीवी और द प्रिंस दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों में ही मैकियावेली ने शासन के तौर तरीकों की चर्चा करते हुए राजा को उसी के अनुरूप शासन करने की सलाह दी है। शक्ति प्राप्त करना और उसमें वृद्धि करने का उद्देश्य उसके शासन कला का मुख्य आधार है, यानी कैसे अधिकाधिक शक्ति अर्जित की जा सके और कैसे उसको बनाए रखा जा सके। इस कारण वह राजा को अधिकाधिक शक्ति के लिए सैन्य शक्ति के विस्तार की सलाह देता है और कहता है कि शासक का जो मूल कार्य है वो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना है। वह युद्ध के पक्ष में है, यानी वो युद्ध चाहता है और कहता है कि युद्ध की स्थिति सैनिकों के साथ साथ सामान्य जन के लिए भी, युद्ध की जो स्थिति है वो सैनिकों के साथ साथ सामान्य जन के लिए भी देशभक्ति और एकता की भावना को बनाए रखने में सहायक होती है।
यानी अपनी शासन कला संबंधी विचारों में सबसे पहले जो बात करता है वो कहता है सैन्य शक्ति के विस्तार की। अर्थात राजा जो है उसको अधिकाधिक सैन्य शक्ति का विस्तार करना चाहिए और इसके लिए वो युद्ध का सहारा लेने की बात करता है। क्यों? क्योंकि युद्ध से जनता में और साथ ही सैनिकों में देशभक्ति और एकता की भावना बढ़ती है। दूसरा है राष्ट्रीय सेना बनाने की सलाह देता है। युद्ध को जीतने तथा परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए मैकियावेली राजा को एक सुसंगठित राष्ट्रीय सेना बनाने की बात करता है, जिसमें अपने ही देश के विश्वास पात्र सैनिक रखने चाहिए और भाड़े या किराए की सेना पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बाहरी या विदेशी व्यक्ति कभी भी राष्ट्रभक्त सैनिक नहीं बन सकता। यानी यदि उसे युद्ध को जीतना है, युद्ध को अपने पक्ष में करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि एक बहुत ही सुसंगठित व राष्ट्रीय सेना बने, जिसमें केवल देश के जो विश्वास पात्र व्यक्ति हों उन्हीं सैनिकों के रूप में उसे भर्ती करना चाहिए। बाहर के या भाड़े या किराए के जो सैनिक हैं उसे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो देश की एकता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अगला है शासन कार्यों में प्रेम और भय के प्रयोग की सलाह देता है। कैसे? वो कहता है कि राजा को प्रजा वात्सल्य भी होना चाहिए तथा अपने प्रति भय और सम्मान का भाव भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रजा उससे घृणा करने लगे। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि राजा को प्रजा की स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा उनकी संपत्ति लेने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थात राजा जब शासन करे तो उसे प्रेम और वात्सल्य भी दिखाना चाहिए तथा भय का वातावरण भी बनाए रखना चाहिए और ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे प्रजा उससे घृणा करे। और वो सलाह देता है कि राजा कभी भी प्रजा की जो स्त्रियां हैं उन पर कुदृष्टि न डाले और साथ ही उनकी संपत्ति को कभी भी ना छेड़े, क्योंकि उसने एक जगह कहा भी है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल जाता है लेकिन अपनी संपत्ति छीनने वाले को कभी भी नहीं भूलता है। इसलिए राजा को इन चीज़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगला है नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधनों के उपयोग की बात करते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजनीति का प्रमुख उद्देश्य सुदृढ़ शासन की स्थापना करना है और इसके लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। इस कारण वह कहता है कि राज्य की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है, चाहे उसके लिए कोई साधन अपनाने पड़े। राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिक या अनैतिक सभी प्रकार के साधन प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। इस कारण राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए नैतिक अनैतिक उचित अनुचित कुछ भी नहीं है, सारे सभी सब कुछ क्या है, सही है। यानी साध्य पवित्र होना चाहिए। साधन कोई भी अपना ले वो पवित्र ही समझे जाएंगे, प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। साध्य क्या पवित्र हो, यानी राज्य की सुरक्षा उसका जो है महत्वपूर्ण कर्तव्य हो, महत्वपूर्ण साध्य हो। एक शक्तिशाली राज्य बनाना ही उसका महत्वपूर्ण साध्य हो। उसके लिए वो नैतिक या अनैतिक, उचित या अनुचित किसी प्रकार के भी साधन अपना सकता है, सभी सही माने जाएंगे। अगला है दोहरा आचरण करने का सिद्धांत। मैकियावेली राजा को दोहरा आचरण करने की बात करता है और कहता है कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति और राज्य के लिए नैतिकता के दोहरे मापदंड होते हैं। कोई भी राज्य केवल नैतिकता के नियमों में नहीं चल सकता। इस कारण प्रत्येक साधन जो राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो उसे वो उचित समझे और प्रयोग में लाए। शासन कला में किसी नीति के उचित या अनुचित होने की कसौटी है वह है कि उसका राज्य की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मैकियावेली का कथन है कि शासन कला में किसी भी नीति के उचित या अनुचित होने की कसौटी क्या है कि उसकी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई भी साधन जो है यदि राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, उसकी सुरक्षा को बढ़ाता है, उसको सुरक्षित रखता है, तो वो उचित है
और यदि उसकी सुरक्षा को कमज़ोर करता है, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो वो साधन क्या है? अनुचित है। इसलिए राज्य को हमेशा दोहरा आचरण करना चाहिए राजा को। अगला है शेर और लोमड़ी के दोनों गुणों को अपनाने की बात करता है मैकियावेली। शासन कला के संबंध में जो उसका सबसे महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी फेमस है, वो है वो राजा को सलाह देता है कि राजा को शेर और लोमड़ी दोनों के गुण को अपनाना चाहिए। यानी छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी के समान क्या होना चाहिए? चतुर होना चाहिए। और राज्य में ऐसा करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए, डराने के लिए उसे शेर जैसा साहसी व शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसा दोहरा चरित्र उसे अपनाना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वार्थी, चालाक और धोखेबाज है तो राजा को भी उसी प्रकार का दिखावा और बनावटीपन करना चाहिए। यानी राज्य में व्यक्ति स्वार्थी हैं, बनावटी, दोहरा आचरण करते हैं, तो राजा को भी ऐसा ही आचरण अपनाना चाहिए। एक तरफ उसे शेर के समान शक्तिशाली, साहसी होना चाहिए, ताकि राज्य के जो विरोधी हैं या राज्य के लिए जो खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो डरा सके, उनको नियंत्रण में रख सके और उनको भयभीत कर सके। और राज्य में अगर किसी प्रकार की छल कपट या धोखेबाजी जैसी गतिविधियां हो रही हैं, तो उनको जानने के लिए उसे चालाक व चतुर भी, लोमड़ी की तरह चालाक या चतुर भी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैकियावेली शासन के संबंध में परिस्थितियों के आधार पर गणतंत्र या राजतंत्र का समर्थन करता है। देखिए, शासन मैकियावेली से पूछा जाता है कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, तो वो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के आधार पर शासन प्रणाली की बात करते हैं। परिस्थितियों के आधार पर शासन प्रणाली की बात करता है। कहता है कि वैसे तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली सबसे अच्छी होती है, लेकिन कहाँ अच्छी होती है? जहाँ लोग नैतिक हो, सदाचारी हो, सद्गुणी हो, राज्य का भला चाहने वाले हो, ऐसे जहाँ लोग हों, ऐसी जहाँ परिस्थितियाँ हों, वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन चूँकि इटली में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, इटली के लोग स्वार्थी हैं, इटली के लोग धोखेबाज हैं, चालाक हैं और छलकपटी हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां हैं इटली में, तत्कालीन समय में ऐसी परिस्थितियां थी, इसलिए वो इटली को एकताबद्ध करने के लिए, अखंड इटली का निर्माण करने के लिए, एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए वो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से इटली में निरंकुश राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में देखते हैं। तो परिस्थिति अनुसार शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। अंततः हम कह सकते हैं, देखिए इसका संक्षिप्त सा एक बार आप वापस देख लीजिए कि शासन कला के लिए क्या कहता है। सबसे पहला, राज्य अपना निरंतर क्या करे? सैन्य शक्ति का विस्तार करें। और विस्तार के लिए वो क्या कर सकता है भाई? अधिकाधिक अपने युद्ध अर्जन करे, ठीक है, शक्तिशाली मित्रों से संपर्क साधे, अधिकाधिक युद्ध करे और सैन्य जो शक्तिशाली राष्ट्र राज्य हैं उनके साथ अपने संबंध स्थापित करें। दूसरा, राष्ट्रीय सेना बनाने की बात करते, एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना हो जिसमें देश के लोगों को शामिल करें। तीसरा, शासन कार्यों में प्रेम और भय दोनों ही नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। एक तरफ उसे प्रेम भी दिखाना चाहिए, ठीक है, और दूसरी तरफ उसे राज्य में निरंतर भय की स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, ताकि लोग जो है वो राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विद्रोह ना कर सकें, भयभीत रहें। अगला, नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधनों को अपनाने की बात करता है। साध्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन साधन कोई भी अपनाए जा सकते हैं। दोहरा आचरण करने की बात करता है, एक तरफ प्रेम करे, एक तरफ भय दिखाए, नैतिक अनैतिक दोनों प्रकार के साधन अपनाए। अगला, शेर और लोमड़ी दोनों के गुण, यानी शेर की तरह उसे शक्तिशाली साहसी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह उसे चतुर होना चाहिए। और अंततः वह परिस्थिति अनुसार शासन प्रणाली को अपनाने की सलाह देते हैं।
तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि मैकियावेली ने शासन कला के सभी साधनों, न्याय अन्याय, नैतिकता अनैतिकता, सद्गुण, छल कपट, सभी जो साधन है उनको अपनाने की बात की है, लेकिन इन सब में उसका जो उद्देश्य था, उसका जो साध्य था, वो क्या था? केवल इटली का एकीकरण करना। उस समय इटली जो 5 राज्यों में बिखरा हुआ था और आपस में लड़ते रहते थे और चारों ओर युद्ध का दूसरे राज्यों के आक्रमण का भय बना हुआ था। ऐसी स्थिति में वो उसका जो एकमात्र जो साध्य था वो ये था कि इटली का किस प्रकार एकीकरण किया जा सके और इटली को किस प्रकार एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके, उसमें एक सुदृढ़ सत्ता की स्थापना की जा सके। तो कुल मिलाकर उसने व्यवहारिक आधार पर शासन कला का निरूपण किया है, न कि राज्य के किसी सिद्धांत का। इसी कारण कहा जाता है कि उसके जो विचार हैं वो प्रशासक के लिए हैं और उसने शासन कला का ही वर्णन किया है। देखिए, उसने राज्य का वर्णन नहीं किया, राज्य कैसा हो क्या हो इस संबंध, उसने तो शासन की कला, एक राजा के लिए किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, किस प्रकार की कलाओं को अपनाया जाए कि एक शक्तिशाली राष्ट्र राज्य की स्थापना की जा सके, इस बात का उसने विस्तृत विवेचन किया है। और केवल उसने सैद्धांतिक आधार पर नहीं, इन चीज़ों का उसने व्यवहारिक आधार पर प्रयोग करने की बात की है और उसके समय में ऐसा वो करके भी दिखाता है। इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में वो स्थापित करता है। तो उसके जो विचार हैं वो यथार्थवादी व व्यवहारिक विचार हैं। उसके जो अध्ययन पद्धतियाँ थी वो भी काफ़ी वैज्ञानिक थी। तो अंततः उसका जो एकमात्र लक्ष्य था वो क्या था कि इटली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो सके।